वेलकम टू द चैनल रूडिमेंटल केमिस्ट्री। आप सबका एक बार फिर से इस चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12वीं विषय रसायन अध्याय 7 पी ब्लॉक तत्वों का रसायन भाग 4। पिछले वीडियो में हमने देखा था नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि, गुण और उपयोग, वर्ग 16 के तत्व का सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्था, उपलब्धता। इसके साथ ही साथ हमने उसके रासायनिक गुण भी देखे थे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डाई ऑक्सीजन, इसके बनाने की विधि, रासायनिक गुण, ऑक्साइड, उसके प्रकार और ओजोन। साथ ही साथ हम इनके उपयोग भी पढ़ेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए जल्दी से हम शुरू करते हैं। डाई ऑक्सीजन। डाई ऑक्सीजन जैसा कि आप जानते हैं इसका सूत्र होता है O2। परमाणु भार, इसका अणुभार होता है 32। ऑक्सीजन परमाणु का भार होता है 16, तो 2 परमाणु है इसीलिए भार होता है 32। 2 ऑक्सीजन परमाणु आपस में मिलकर डाई ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं और वातावरण के वायुमंडल में लगभग 21% भाग जो है वो ऑक्सीजन पाई जाती है। यह प्राण वायु भी कहलाता है। डाई ऑक्सीजन बनाने की विधियां देख लेते हैं। प्रयोगशाला में डाई ऑक्सीजन बनाने की कई विधियां हैं। इनमें से एक है पोटेशियम क्लोरेट का उत्प्रेरकीय क्षय। उत्प्रेरकीय क्षय का अर्थ होता है उत्प्रेरक की उपस्थिति में विघटन कराना। यहाँ पर मैग्नीज डाइऑक्साइड को उत्प्रेरक के रूप में लिया जाता है और यह क्रिया निम्न प्रकार से होती है जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि KClO3 यानी कि पोटेशियम क्लोरेट लिया गया है, इसे गर्म किया जा रहा है और उत्प्रेरक के रूप में मैग्नीज डाइऑक्साइड लिया गया है। इसके विघटन से पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। यह बनाने की पहली विधि है। दूसरी विधि में हम प्रयोगशाला में धातु के ऑक्साइड का तापीय अपघटन कराते हैं, अर्थात उसे ऊष्मा देते हैं। इससे ऑक्सीजन गैस बनती है, जैसे कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड। इन दोनों का जब तापीय अपघटन अर्थात ऊष्मा दिया जाता है तो ये धातु और ऑक्सीजन गैस में विघटित हो जाते हैं। अगली विधि होती है जिसमें हम ऑक्सीजन के उच्च ऑक्साइड को उच्च ताप पर तेजी से गर्म करते हैं, जैसे कि मैग्नीज, बेरियम। यहाँ पर उच्च ऑक्साइड से अर्थ ऐसा है कि ये ऐसे प्रकार के तत्व या धातु होते हैं जो एक से अधिक ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं और एक से अधिक प्रकार के ऑक्साइड भी बना सकते हैं। जैसे लेड 4 ऑक्साइड है, जब इसे विघटित कराया जाता है गर्म करके तो यह लेड 2 ऑक्साइड में बदल जाता है और ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है। इसी प्रकार बेरियम डाइऑक्साइड या जिसे हम बेरियम परऑक्साइड भी कहते हैं, ये सिंपल बेरियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है। अगली विधि में परमैंगनेट और नाइट्रेट के कुछ लवण को जब ऊष्मा देकर अपघटित कराया जाता है तो भी ये ऑक्सीजन गैस उत्पन्न करते हैं। जैसे पोटेशियम नाइट्रेट जो है गर्म करने पर ऊष्मा से विघटित हो जाता है और पोटेशियम नाइट्राइट और डाइऑक्सीजन बनाता है। इसी प्रकार पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर यह पोटेशियम मैग्नेट और मैग्नीज डाई ऑक्सीजन 4 ऑक्साइड में मैग्नीज 4 डाई ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। यहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या 4 है, इसीलिए यहाँ पे रोमन में 4 लिखा गया है। ऐसे ही सोडियम नाइट्रेट गर्म करने पर सोडियम नाइट्रेट गर्म करने पर सोडियम नाइट्राइट में बदल जाता है और डाइऑक्सीजन गैस उत्पन्न करता है। यहाँ पर NaNO2 सोडियम नाइट्राइट है, जबकि NaNO3 सोडियम नाइट्रेट है। तो आप लोग इसे पढ़ते समय करेक्ट कर लीजिएगा, ये सोडियम नाइट्राइट है। नेक्स्ट है, जब हाइड्रोजन परऑक्साइड को बारीक पीसी हुई धातु या मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपघटित कराया जाता है तब यह जल और डाइऑक्सीजन देते हैं। इसीलिए हाइड्रोजन परऑक्साइड को एक अच्छा ऑक्सीकारक भी माना जाता है क्योंकि यह बड़ी आसानी से ऑक्सीजन गैस मुक्त कर देता है। डाइऑक्सीजन के भौतिक और रासायनिक गुण देख लेते हैं। डाइऑक्सीजन एक गंधहीन, रंगहीन और स्वादहीन गैस है। वायु से कुछ भारी होती है, जल में घुलनशील होती है, बहुत ज़्यादा नहीं परंतु कम घुलनशील होती है और जल में इसकी घुलनशीलता के कारण ही समुद्री जीव जंतु पानी के अंदर भी श्वसन की क्रिया कर पाते हैं और इनको आवश्यक ऑक्सीजन जल में घुली हुई ऑक्सीजन से ही प्राप्त होती है। जब ऑक्सीजन गैस पर हम कम तापमान और उच्च दाब आरोपित करते हैं तो यह द्रव में बदल जाती है। लगभग 90 केल्विन ताप पर यह द्रव में बदल जाती है और यदि तापमान और भी कम किया जाए तो यह नीले सफ़ेद ठोस में परिवर्तित हो जाती है। यह अनुचुंबकीय प्रकृति की होती है और ये काफ़ी क्रियाशील है। जैसे नाइट्रोजन गैस जो होती है वो अक्रिय है, परंतु यह अक्रिय नहीं होती, काफ़ी क्रियाशील है। और फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन जो है वो दूसरा प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है और ये एक काफ़ी अच्छा ऑक्सीकारक है। इसे हम देख सकते हैं कि ये सल्फर डाइऑक्साइड को पुनः ऑक्सीकृत करके सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल सकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये एक उच्च ऑक्सीकारक होता है।
जब डाइऑक्सीजन किसी धातु या धातु से क्रिया करती है तब ये ऑक्साइड बनाती है। यहाँ पर आप देखिए, जैसे कैल्शियम का ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराया जाए तो यह कैल्शियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। लिटमस के प्रति यह बिल्कुल उदासीन होती है। यह नीले या लाल रंग के लिटमस पेपर में किसी भी तरह का रंग परिवर्तन नहीं दर्शाती, जिसका अर्थ यह है कि यह उदासीन प्रकृति की होती है, ना यह अम्लीय ना ही क्षारीय। यह दहन में सहायक होती है, परंतु यह स्वयं ज्वलनशील नहीं होती। ऑक्सीजन गैस जलने में सहायक है। इसका उपयोग भी देख लेते हैं। कृत्रिम श्वसन के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। उद्योग के क्षेत्र में लोहा अयस्क को स्टील अयस्क में गलाने के लिए प्रयोग करते हैं। धातुओं को काटने, वेल्डिंग के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है ऑक्सीजन ज्वाला के द्वारा। अंतरिक्ष रॉकेट में भी द्रव ऑक्सीजन को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, परंतु द्रव हाइड्रोजन ज़्यादा अच्छा सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि इससे किसी भी प्रकार का प्रदूषण भी नहीं होता। तो डाइऑक्सीजन धातु कर्म की क्रियाओं में जैसे आर्सेनिक, फास्फोरस आदि में घुलनशील अशुद्धियों को भी ऑक्सीकृत करने में उपयोगी है। इसका उपयोग नाइट्रिक अम्ल, एथिलीन ऑक्साइड आदि बनाने में भी किया जाता है। ऑक्सीजन का एक महत्वपूर्ण यौगिक होता है ऑक्साइड। ऑक्साइड एक ऐसा यौगिक है जिसमें ऑक्सीजन किसी भी अन्य तत्व के साथ क्रिया करके ऑक्साइड उत्पन्न करता है। यह एक द्विअंगी यौगिक होता है और ऑक्सीजन की मात्रा के अनुसार हम इसको दो भाग में बांट सकते हैं, एक साधारण ऑक्साइड और दूसरा मिश्रित या संयुक्त ऑक्साइड। तो किसी भी तत्व से ऑक्सीजन कराने पर जो द्विअंगी यौगिक प्राप्त हो रहा है उसे हम ऑक्साइड कहते हैं। ये जो सामान्य ऑक्साइड होता है ये संयोजकता के नियमों का पालन करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जिस प्रकार इसका सूत्र आपको दिखाई दे रहा है वैसा ही उनकी संयोजकता भी होती है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, यहाँ पर ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है और कैल्शियम की संयोजकता भी 2 है, परंतु कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो संयोजकता के नियमों का पालन नहीं करते, खासतौर पे डी ब्लॉक के तत्व। तो ये एक से अधिक ऑक्सीकरण संख्या भी दर्शाते हैं, तो इन्हें संयुक्त या मिश्रित ऑक्साइड कहा जाता है। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी अधिक होती है। प्रकृति के आधार पर ऑक्साइडों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है अम्लीय ऑक्साइड। वह ऑक्साइड जो जल के साथ क्रिया करके अम्ल बनाते हैं उन्हें हम अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। तो अधातु के जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, परंतु कुछ कुछ धातुएं जो बहुत उच्च ऑक्सीकरण संख्या दर्शाती हैं वह भी अम्लीय ऑक्साइड दर्शाती हैं, जैसे कि मैग्नीज का ऑक्साइड, क्रोमियम का ऑक्साइड, वेनेडियम का ऑक्साइड इत्यादि। यहाँ पर आप जितने भी उदाहरण देख रहे हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सारे के सारे जल के साथ क्रिया करके अम्ल बना रहे हैं। इसी प्रकार क्रोमियम का ऑक्साइड और मैग्नीज का ऑक्साइड भी अम्ल बना रहा है। तो पहला जो ऑक्साइड हुआ प्रकृति के आधार पर वह है अम्लीय ऑक्साइड। दूसरा ऑक्साइड होता है क्षारीय ऑक्साइड। ऐसे ऑक्साइड जो जल के साथ क्रिया करके क्षार बनाते हैं उन्हें हम क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं। प्राय एस ब्लॉक तत्व के जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो प्रबल क्षारीय होते हैं। ये जल के साथ क्रिया करके क्षार बनाते हैं। जैसे सोडियम का ऑक्साइड और कैल्शियम का ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके क्रमशः सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इसी प्रकार एस ब्लॉक के अन्य तत्व के ऑक्साइड भी जल के साथ क्रिया करके प्रबल क्षार बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तीसरी कैटेगरी होती है उदासीन ऑक्साइड। इस प्रकार के ऑक्साइड जल के साथ कोई क्रिया नहीं करते और ना तो अम्ल का निर्माण करते हैं और ना ही क्षार का निर्माण करते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड इत्यादि जो है वो जल के साथ किसी प्रकार की क्रिया नहीं दर्शाते। अंतिम प्रकार होता है उभयधर्मी ऑक्साइड। ये उभयधर्मी ऑक्साइड जो होता है ये अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया करता है और लवण बनाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड जब अम्ल के साथ क्रिया कर रहा है तो भी लवण बना रहा है और जब क्षार के साथ क्रिया कर रहा है तो भी लवण बना रहा है। तो जब ये अम्ल के साथ क्रिया करता है तो क्षार की तरह और जब क्षार के साथ क्रिया करता है तो अम्ल की तरह व्यवहार दर्शाता है, इसीलिए हम इसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। अगला टॉपिक है ओजोन। ओजोन का सूत्र है O3 और ये ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बनने वाली एक गैस है। वायुमंडल में वैसे तो यह काफ़ी कम मात्रा में पाई जाती है, परंतु जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊंचाइयों में जाते जाएंगे तो 20 किलोमीटर के बाद ओजोन गैस की परत मिलनी शुरू हो जाती है और 30 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी सांद्रता काफ़ी अधिक होती है। यह तीखे गंध वाली एक विषैली गैस है, परंतु यह जीवन रक्षक परत का निर्माण करती है और अगर यह वायुमंडल में मौजूद हो तो यह एक खतरनाक दूषक है, जबकि ऊंचाई पर जब ये उपस्थित होती है तो पृथ्वी पर जीवन को बचाती है, सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी विकिरणों को पृथ्वी पर आने से रोककर। पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव में ही ऑक्सीजन गैस के अणु आपस में मिलकर ओजोन का निर्माण करते हैं। ओजोन वैसे वास्तव में ऑक्सीजन का ही अपरूप है। इसका फॉर्मूला है O3। मॉलिक्यूलर मास होता है 48 ग्राम पर मोल। IUPAC आईडी इसका ट्राई ऑक्सीजन।
डेंसिटी इसकी होती है 2.14 और बॉइलिंग पॉइंट होता है -112 डिग्री सेल्सियस। यह एक गैस के रूप में होती है और इसका रंग पीत नीला यानी कि थोड़ा पीलापन लिए हुए नीला होता है और मछली जैसी इसकी गंध होती है। और जब इस गैस को संघनित किया जाता है तो यह गहरे नीले रंग के द्रव में बदल जाती है और जब इसको ठंडा करते हैं तो यह ठोस में बदल जाती है जिसका रंग काला होता है। ये वायु की तुलना में भारी होती है और बहुत कम घुलती है जल में, परंतु कार्बनिक विलायकों में ये बहुत तेजी के साथ घुलती है। यह भी उदासीन है, लिटमस के प्रति किसी भी प्रकार का रिएक्शन नहीं दर्शाती, न नीले को लाल न लाल को नीला, अर्थात अम्लीय क्षारीय गुण इनमें नहीं पाए जाते। ओजोन बहुत ज़्यादा स्थायी नहीं होती, कमरे के ताप पर यह धीरे धीरे ऑक्सीजन अणु और ऑक्सीजन परमाणु में विघटित हो जाती है और इसी कारण यह एक अच्छा ऑक्सीकारक भी है। ओजोन की संरचना देख लेते हैं। ओजोन 3 परमाणुओं से मिलकर बना है, 3 ऑक्सीजन परमाणु से, जिसमें प्लस और माइनस आवेश होते हैं और यह अनुनाद दर्शाता है। इसमें जो डबल बॉन्ड है वो 2 ऑक्सीजन के बीच में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चेंज होता रहता है और ये प्लस और माइनस चार्ज भी अलग अलग परमाणुओं में बदलते रहते हैं। इसकी बंध लंबाई 1.278 एंगस्ट्रॉम और जो इनके बीच का बॉन्ड एंगल है वो 116.8 डिग्री का होता है और ये धीरे धीरे O3 से, यहाँ पे आप देख सकते हो, O3 से ये O2 गैस और ऑक्सीजन परमाणु में बदल जाती है। ऑक्सीजन गैस का उपयोग भी देख लेते हैं। ये एक बहुत अच्छा जर्मीसाइट होता है, कीटाणुओं को खत्म करने के काम आता है, इसीलिए इसका उपयोग जल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। जो मिनरल वाटर के प्लांट लगे होते हैं वहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में भी एक चैम्बर बनाया जाता है जिसे ओजोनाइजर चैम्बर कहते हैं। यहाँ पर से जल को गुजारा जाता है जो कि जल को कीटाणु रहित करती है। अधिक भीड़ भाड़ वाली जगह पर जहाँ बहुत अधिक प्रदूषण रहता है, ऐसी जगह की वायु को शुद्ध करने के लिए भी ओजोन का प्रयोग किया जाता है। और थिएटर जैसी जगह जहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं आती है और सीलन वाली जगह रहती है जहाँ पे कीटाणुओं के पनपने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है, वहाँ की भी सफाई ओजोन के द्वारा की जाती है। रेशम और संश्लेषित कपूर आदि बनाने के लिए भी ओजोन का उपयोग किया जाता है। कपड़ों, तेल, स्टार्च आदि के विरंजक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है और ऑक्सीकारक के रूप में भी ये काफ़ी उपयोगी है। ओजोन के बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं और इसके रासायनिक गुण जान लेते हैं। इसमें जो शुरुआत में इंट्रोडक्शन दिया ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के प्रेजेंस में ऑक्सीजन गैस जो है ओजोन में बदलती है और कृत्रिम रूप से भी इसे बनाया जा सकता है जब शुद्ध ठंडा पूर्णतः शुष्क ऑक्सीजन को 298 केल्विन ताप पर ओजोनाइजर में लिया जाता है और एक शांत विद्युत विसर्जन की धारा प्रवाहित की जाती है तो ओजोन का निर्माण होता है। यह एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। इसके भौतिक गुण मैंने आपको अभी अभी बताए हैं। इसके रासायनिक गुण में देख लेते हैं कि यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है जिसे कई उदाहरणों द्वारा सिद्ध किया जा सकता है, जैसे लेड सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, मैग्नीज सल्फाइड। ये सब के सब ओजोन से क्रिया करके सल्फेट में बदल जाते हैं और ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। इसी प्रकार हाइड्रोजन क्लोराइड जब ओजोन से क्रिया करती है तो यह जल, क्लोरीन और ऑक्सीजन में ऑक्सीकृत हो जाती है। इसी प्रकार और भी कई सारे धातु और धातु ऑक्साइड और सल्फेट ओजोन के साथ क्रिया करते हैं और ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। ये सारे नोट्स का आप स्क्रीनशॉट लेकर अपनी फेयर कॉपी में भी लिख सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर के रूप में, यानी कि ब्लीचिंग कैरेक्टर इसमें पाया जाता है, विरंजक गुण। ये रंगीन वस्तुओं को, रंगीन पदार्थों को रंगहीन पदार्थ में बदल देता है, कलर से कलरलेस कर देता है। ये प्रक्रिया ऑक्सीकरण के द्वारा होती है, इसीलिए इनका विरंजन स्थायी होता है क्योंकि पृथ्वी का वातावरण जो है वो ऑक्सीकारक प्रकार का है। तो इसका विरंजन को रिवर्स कराने के लिए हमें इसका अपचयन कराना पड़ता है। तो चूंकि यहाँ का वातावरण ऑक्सीकारक प्रकृति का है अतः इसका विरंजन स्थायी होता है। ये ओजोनाइड का भी निर्माण करते हैं जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जैसे एथीन, एथाइन। ये ओजोन के साथ क्रिया करके एक चक्रीय यौगिक बनाते हैं जिसे ओजोनाइड कहा जाता है। तो आज के लिए केवल इतना ही। अगले वीडियो में हम सल्फर के अपरूप सल्फर डाइऑक्साइड बनाने की विधि, गुण और उपयोग पढ़ेंगे और ऑक्सी अम्ल की केवल संरचना देखेंगे। विद्यार्थियों, ये अध्याय काफ़ी लंबा है और इस चैप्टर का 40% कम करने के बावजूद इसके लिए जो नंबर ऑफ क्लासेस अलॉट की गई हैं वो टोटल 7 है। मैं इसको जल्द से जल्द पूर्ण करने का प्रयास कर रही हूँ, परंतु फिर भी हम इसका कोई टॉपिक स्किप नहीं कर सकते क्योंकि आप लोगों का सिलेबस ऑलरेडी 40% कम किया जा चुका है। तो मैं इसके अगले वीडियोस बहुत जल्दी अपलोड करूँगी और मेरा टारगेट है कि 28 नवंबर तक आपका ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया जाएगा।
कीप वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको टाइम पर नए अपडेट्स मिलते रहें, वीडियोस मिलते रहें और आप लोगों की हेल्प होती रहे। थैंक यू।